हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो में छोड़ा था, जहाँ से शेयर्स के बारे में जान रहे थे। हमने पहले वीडियो में पढ़ा होगा, जैसे आपने देखा ही है पहले वीडियो, तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने पहले कंपनी के बारे में जाना, फिर उसके बाद शेयर्स के बारे में जाना और शेयर्स के टाइप पढ़े। जैसे कि हमने प्रेफरेंस शेयर्स तक पढ़ लिया था, उसके टाइप्स पढ़े थे। अब उन्हें डीप में और पढ़ेंगे कि प्रेफरेंस शेयर्स होते क्या हैं, उनके टाइप के बारे में डीप में पढ़ेंगे। कितने तरह के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ये सब चलो जानते हैं। तो पहला जो डिवीजन होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड। सबसे पहले बांटा जाता है डिविडेंड के रूप में। तो डिविडेंड में क्या होता है, दो तरह के शेयर्स बनते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें क्या होता है कि इन द केस ऑफ एरियर ऑफ डिविडेंड, कंपनी ने किसी कारणवश या आपने किसी कारणवश वो डिविडेंड आपको नहीं मिला या आपने लिया नहीं, तो इसमें क्या होता है कि आपके जो डिविडेंड है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं या कलेक्ट हो जाते हैं, और वो आप जब चाहें तब ले सकते हैं। मान लीजिए 2021 में किसी कारणवश जैसे कोरोना वायरस आए तो आए, सब कुछ चीज़ तहस नहस हो गई, तो उस वजह से क्या हुआ कि आपने किसी कारण से कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया या आपने खुद नहीं ले पाए, तो इसमें क्या होगा, आपका जो डिविडेंड है वो कलेक्ट हो जाएगा और अब बाद में आप उसे ले सकते हैं। पर नॉन क्यूमुलेटिव के पास वो वाला वो राइट नहीं होता और उसे एरियर डिविडेंड पास पीरियड का नहीं मिलता। यही एक मेन डिफरेंस होता है क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव के बीच में। आई होप आपको समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसके बाद आता है नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन इन एक्सेस प्रॉफिट या सरप्लस प्रॉफिट। एक्सेस प्रॉफिट मतलब जब कंपनी ने जितना प्रॉफिट अनुमान लगाया था कि हमें टारगेट इतना है कि हमें इतना तक पहुंचना है, पर उसने उससे ज़्यादा अचीव किया है, तो वो सरप्लस प्रॉफिट बन जाता है। तो यहाँ पर भी दो तरह के होते हैं, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें क्या होता है कि जो एक्सेस प्रॉफिट होता है उसमें पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स के पास एक राइट होता है कि वो एक्सेस या सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट मतलब उसमें वो अपना हक ले सकते हैं, अपना शेयर ले सकते हैं, मतलब शेयर तो वह है ही, मतलब अपना हक ले सकते हैं। उतना परसेंटेज जो उनका परसेंटेज होता है डिविडेंड का, उतना ले सकते हैं उसमें से, सरप्लस में से। पर नॉन पार्टिसिपेटिंग के पास ये वाला राइट नहीं होता। ठीक है। उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, यानी कि पेमेंट ऑफ द शेयर्स। जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी और उनके शेयर होल्डर्स के बीच में कि वो इतने साल तक इस कंपनी को मतलब इस कंपनी के शेयर्स आपको देते हैं और आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, इस और इस ईयर के बाद या इस टाइम पीरियड के बाद आपको पेमेंट कर दी जाएगी। तो वो दो तरह के कैटेगरी में आते हैं। पहला रिडीमेबल, यानी कि रिपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और इरिडीमेबल नॉन रिपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल में क्या होता है कि आपको एज पर द टर्म ऑफ रिपेमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट कर दी जाती है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 80 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। पर इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है कि आपको पेमेंट नहीं करते हैं और अपने शेयर्स वापस ले जाते हैं, जो कि यहाँ पर इंडिया में अभी इलीगल है। मतलब इलीगल क्या, अभी ऐसे टाइप या ऐसे फॉर्म के शेयर्स नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये सख्त मना है इस तरह के शेयर्स का यूज़ करना। उसके बाद आते हैं कन्वर्जन। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, दे हैव अ राइट टू गेट कन्वर्टेड देयर शेयर्स इनटू द इक्विटी आफ्टर इन द टर्म्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर कुछ सालों बाद आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप अपने शेयर्स को कन्वर्ट करा सकते हैं। पर ये राइट सिर्फ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स के पास होता है। जो आपने फॉर्म फिल किया होता है शेयर परचेज के टाइम पर, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि आप इस शेयर को कन्वर्ट कराना चाहते हैं, रिडेम्पशन कराना चाहते हैं, या फिर डिविडेंड कैसा मिलना चाहिए आपको। तो उनमें आपने अगर फिल किया होगा कि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है कि आप इतने सालों बाद इन शेयर्स को कन्वर्ट कराना चाहते हैं इक्विटी में, तो वो भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। उसके बाद आता है नॉन कन्वर्टेबल, मतलब आप इनके पास वो राइट तो होता नहीं है कि आप अपने शेयर्स कन्वर्ट करा सके इक्विटी शेयर में। उसके बाद है एक
डीप डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, जिससे आप समझ सकें कि प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर होते क्या हैं। पहला, राइट ऑफ डिविडेंड। राइट ऑफ डिविडेंड में क्या होता है, इनके पास एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है 7%, है ना, या 8% रेट ऑफ डिविडेंड इन्हें दिया जाता है प्रॉफिट का। पर यहाँ पे कोई फिक्स रेट नहीं होता, मतलब जितना पेमेंट कर दिया जाता है, पहले इंटरेस्ट, टैक्स, फिर प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड, उसके बाद जो भी बचता है वो सारा का सारा प्रॉफिट किसका होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। तो ज़्यादा प्रॉफिट मतलब ज़्यादा मुनाफा, कम प्रॉफिट मतलब कम मुनाफा। तो ये एक अच्छी बात भी और एक बुरी बात भी, क्योंकि उन्हें तो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिल ही रहा है, उनके चाहे प्रॉफिट अच्छा है या खराब, पर उनको मिलेगा ही मिलेगा। फिर उसके बाद आता है प्रेफरेंशियल राइट टू डिविडेंड, टू गेट डिविडेंड। अब जैसे कि आप जानते हैं प्रेफरेंस शेयर के पास एक राइट होता है कि वो डिविडेंड पहले ले सकते हैं इक्विटी शेयर होल्डर से, और ये राइट इक्विटी शेयर होल्डर के पास नहीं होता कि वो पहले डिविडेंड ले सके। तो ये एक मेजर डिफरेंस बिटवीन है प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स के। उसके बाद आते हैं रिडम्पशन। रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट। तो एज पर दी रीपेमेंट आफ्टर सम इयर्स प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट कर दी जाती है, पर कंपनी को दोबारा शेयर खरीदने पड़ते हैं, कंपनी में बाय बैक इट्स इक्विटी शेयर। तो मोस्टली ये कुछ ही केसेस में होता है, जैसे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं दे आर परमानेंट ओनर्स और दे आर द रियल ओनर्स ऑफ अ कंपनी। फिर आती है कन्वर्टेबिलिटी। दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर एज पर देयर परमिट और एग्रीमेंट। जो जिन्होंने एग्रीमेंट साइन किया होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में, उसी के अकॉर्डिंग इन्हें कन्वर्ट कराया जा सकता है अगर वो मेंशन्ड है उस कॉन्ट्रैक्ट में, बट दे कांट बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर फॉर्म ऑफ शेयर। फिर इसके आता है वोटिंग राइट। इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता किसी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो मैं एक शार्ट समझा रहा हूँ कि इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता किसी चीज में, अंडर एनी सर्कमस्टांस दे एंजॉय ऑल वोटिंग राइट्स, क्योंकि ये दे आर द ओनर्स। ये हर कंपनी की हर चीज में वोट करने का इनके पास एक हक होता है, ठीक है। उसके बाद आता है एरियर ऑफ डिविडेंड। इफ डिविडेंड इज नॉट पेड बाय कंपनी इट विल एक्यूमुलेट। जैसे मैंने आपको समझाया था कि इनका जो डिविडेंड होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, कलेक्शन की फॉर्म में इन्हें वापस कर दिया जाता है। उसके बाद इनका है नेवर एक्यूमुलेट। अगर इनको आज प्रॉफिट अच्छा हुआ तो ठीक है, मिल गया इनको डिविडेंड, अगर प्रॉफिट कल नहीं हुआ तो इन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। पर इनके पास तो फिक्स रेट मिलता है, और फिक्स रेट भी नहीं तो इनको एक्यूमुलेशन के पास इनके पास एक राइट होता है कि इनका जो है डिविडेंड वो एक्यूमुलेट करके दे दिया जाता है। उसके बाद राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। इनके पास कोई राइट नहीं होता कि पार्टिसिपेट कर सके मैनेजमेंट में, पर इनके पास राइट है कि पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैनेजमेंट में। उसके बाद आते हैं शेयर कैपिटल। अब ये शेयर कैपिटल कितने तरह के होते हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है कंपनी का, और किस तरह से कैपिटल फर्दर डिवाइड की जाती है छोटे छोटे पार्ट्स में, फिर शेयर्स होते हैं। ऐसे ही हम आगे पढ़ते हैं। तो कंपनी को फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है, तो वो किस तरह से शेयर इशू करती हैं उसके बारे में जानते हैं। तो कंपनी रेज इट्स कैपिटल बाय इशूइंग शेयर, सो इट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। जब वो शेयर इशू करते हैं उस कैपिटल को कहते हैं शेयर कैपिटल। कंपनी का एक मेन डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम एमओए यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। इसमें कंपनी की सारी डिटेल्स, उसके ओनर्स की डिटेल्स, कंपनी की डिटेल्स, कंपनी के मैनेजमेंट स्टाफ की डिटेल्स, या कंपनी के रिगार्डिंग जो भी, जैसे इशू कैपिटल, अमाउंट ऑफ इशूइंग कैपिटल, या कितने टाइम्स कंपनी इशू कर सकती है इसके, है ना, कैपिटल, वो सब उसके एमओए में मेंशन होता है। तो एमओए एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का। और इसके बाद क्या है, द टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू दी स्मॉल पार्ट्स या स्मॉल शेयर्स, इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। सबसे बड़ी फॉर्म होती है उसे कहते हैं ऑथराइज कैपिटल। ये
100 करोड़, 10,000 करोड़, इस हिसाब से कंपनी इसे फिक्स करती है, क्योंकि ये एक मैक्सिमम लिमिट होती है जहां तक एक कंपनी अपने शेयर होल्डर्स बना सकती है, या कंपनी से या फिर मार्केट से पैसा ले सकती है शेयर्स के रूप में। It is stated in the MOA that a company is the maximum amount of a share capital which a company can issue during the lifespan of a company. It is also called registered or nominal capital. ठीक है, मैं अभी ये थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको ग्राफ या चार्ट के थ्रू समझाऊंगा। अभी ये समझने की कोशिश कीजिए। इशू की शेयर कैपिटल, इट इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल विच इज ऑफर्ड बाय कंपनी फॉर सब्सक्रिप्शन। जब ये ऑथराइज कैपिटल को स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसे इशू शेयर कैपिटल कहते हैं, जो कंपनी ऑफर करती है अपने कस्टमर को, ताकि वो उनके शेयर होल्डर बन सकें। उसके बाद आते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। जब कस्टमर उसे परचेज कर लेते हैं और उसके साथ कुछ पेमेंट भेजते हैं तो उसे कहते हैं सब्सक्रिप्शन अमाउंट या फिर एप्लीकेशन अमाउंट, तो उसे कहते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। फिर आती है जब कंपनी बाकी के पैसे जो मंगाती हैं, जो उसकी एक्चुअल अमाउंट होती है शेयर की, कोई शेयर 1,000 रुपये का होता है, कोई 10,000 का होता है, कोई 1,00,000 रुपये का होता है, जो बाकी के हो उन्हें वो धीरे धीरे कॉल्स में मंगाते हैं, तो उसे कहते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, आज 10 मंगाए, कल 20 मंगाए, ऐसे ही ऐसे परसों 40 मंगाए, तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं उन पैसों को भी। उसके बाद पेड अप शेयर कैपिटल, जब वो पेमेंट हो जाती है, जैसे यहाँ लिखा है, इट इज दैट पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज एक्चुअली बीन पेड बाय द शेयर होल्डर। जब उन्होंने पेमेंट कर दी होती है एंड द अमाउंट इज स्टिल ड्यू टुवर्ड्स द शेयर होल्डर इज कॉल्ड एरियर। ये तो बात की बात है, पर जब वो पेमेंट कर देते हैं तो उसे कहते हैं पेड अप कैपिटल। ठीक है, जो उन्होंने कॉल्ड अप की थी, जब वो पेड हो जाती है उसे कहते हैं पेड अप कैपिटल। फिर आते हैं कैपिटल रिजर्व कैपिटल। दिस अमाउंट वुड बी available as a creditor as a security at the amount or at the time of winding up of a company। ये एक फॉर्म होता है कैपिटल का। जब ऑथराइज कैपिटल हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड की होती है, और जो हमने अमाउंट मांगी होती है वो तो आपने समझ लिया अभी, पर ये वो सिक्योरिटी की होती है, कि वो सिक्योरिटी अमाउंट होती है जब पेमेंट कब की जाती है, जो पे कब की जाती है, यह तब कॉल्ड अप की जाती है जब कंपनी वाइंड अप की जाती है। तो ये इस चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे ऊपर होती है ऑथराइज कैपिटल। पहले ऑथराइज कैपिटल में जानते हैं। टैड लिमिटेड रजिस्टर्ड विद ए कैपिटल ऑफ 20 नहीं 2 लाख। ठीक है, तो ये क्या हुई इस कंपनी की, इस कंपनी ने 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए से अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कराई, कि इनकी ये 2 लाख रुपए क्या है, ऑथराइज्ड कैपिटल है। जिस अमाउंट से वो रजिस्टर्ड होती है उसे कहते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। उसके बाद उसने एक शेयर की कीमत रखी 10 रुपये। अब वो 10 रुपये कितने तरीके से मांगेगा आप दीजिए। पहले 4 रुपये मंगाए, और सॉरी मैंने क्या कर दिया, मैंने लाइन चला दी। पहले इसने 4 रुपये मंगाए, फिर इसने 5 रुपये मंगाए, और फिर 1 रुपये मंगाए, तो टोटल कितने हुए 10 रुपये। तो ये 10 रुपये कितने फॉर्म से मंगाता है ये उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कंपनी टू कंपनी वेरी होता है ये। तो उसने 10 रुपये का एक शेयर रखा, 2 लाख, अगर 2 लाख को डिवाइड किया है 10 से तो कितने बनेंगे शेयर, 20,000 शेयर बनेंगे। अब समझ गए होंगे आप इशूड कैपिटल किसे कहते हैं। ठीक है, या फिर वो शेयर कैसे डिवाइड करते हैं, उन्हें जो ऑथराइज कैपिटल है उसे कैसे हम शेयर्स में कन्वर्ट करते हैं। हमने एक शेयर की अमाउंट रखी, वो 10 रुपये मान लीजिए उसने। ये तो हमने अपने एग्जाम्पल लिया है कंपनी का। बहुत कंपनी तो पता नहीं कितने कितने लाखों लाखों करोड़ की कंपनी होती है, उनके कितने महंगे महंगे शेयर होते हैं, आप सब जानते हैं। तो उन्होंने 2 लाख रुपए की तो अपनी ऑथराइज कैपिटल रखी, और अपने एक शेयर की कीमत रखी 10 रुपये, और उन्होंने उसे कन्वर्ट किए शेयर्स में। तो जब हम 2 लाख को डिवाइड करेंगे 10 रुपये से तो कितने बनेंगे, 20,000 शेयर। ठीक है, 20,000 शेयर बनेंगे। फिर उसके बाद फिर आती है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल कौन सी थी, आप ये समझिए। हमारे पास टोटल कितने हैं 20,000 शेयर, पर हमने कितने शेयर
कस्टमर के लिए खोले हैं अभी 200 कि आप इन्हें परचेज कीजिए, खरीदिए, हमारे मेंबर बनिए कंपनी के, या फिर शेयर होल्डर बनिए। तो टेट लिमिटेड इशूड 200 शेयर विद द एप्लीकेशन मनी ऑफ 4 रुपीज। अभी इसने कितने रुपए मंगाए थे? 4 रुपए से, 10 रुपए में से सिर्फ कितने रुपए मंगाए? 4 रुपए मंगाए हैं। तो 200 शेयर हैं, यानी कि 200 इंटू 4, 200 इंटू 4 800 रुपए पर। अब उसके बाद आते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। टेट लिमिटेड रिसीव्स एप्लीकेशन मनी ऑफ 180 शेयर्स। अब इसने 200 शेयर इशू किए थे, पर कंपनी जो शेयर कंपनी कह रहा हूँ, जो मार्केट में जो भी कस्टमर होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उन्होंने सिर्फ 180 शेयर ही खरीदे और 4 रुपये इंटू इंटू 180 रुपये पैसे भेज दिए, यानी कि 720 रुपये। ठीक है, 720 रुपये भेज दिए, जबकि आने थे 800 रुपये पर 720 रुपये आए। तो इसे कहते हैं सब्सक्राइब्ड अमाउंट, यानी कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल। उसके बाद यदि कॉल्ड अप, जो फर्दर हम अभी तो हमने 4 रुपये मंगाए, अब 4 रुपये को फर्दर डिवाइड किया जाए 5 रुपये में, फिर 1 रुपये में, इसे कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। तो आप कॉल्ड अप कैपिटल भी समझ के होंगे, जब उसे पार्ट्स में वो कॉल्ड अप करता है। ठीक है, अब उसे टोटल 20 लाख बनाने हैं, पर वो पार्ट्स में मंगा रहा है उन 20 लाख को। पहले 10 लाख में, पहले 10 रुपये से डिवाइड किया, फिर 10 रुपये को भी पार्ट में मंगा रहा है, पहले 4 रुपये, फिर 5 रुपये, फिर 1 रुपया, इस तरह से उसे डिवाइड करता है। और पेड अप कैपिटल समझ गए होंगे कि वो जब पेमेंट कर देता है बिना किसी एरियर के, तो उसे कहते हैं पेड अप। जैसे कि यहाँ पर उसने, यहाँ पर एक मैंने लाइन भी लिखी है, रिसीव अलॉटमेंट मनी ऑफ शेयर, रिसीव फर्स्ट कॉल मनी, तो उसे कहते हैं पेड अप कैपिटल। ठीक है, अब कैपिटल रिजर्व की बात है। कैपिटल रिजर्व आप जान गए होंगे, पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल not yet called up by the company and is available for the drawing। ये इन केस ऑफ इमरजेंसी कॉल्ड अप की जाती है, जब कंपनी वाइंड अप की जाती है तभी कॉल्ड अप की जाती है, सिर्फ ओनली तभी। फिर आते हैं इश्यू ऑफ शेयर। द कंपनी में बी इशूड ओनली फॉलोइंग शेयर। तो दो तरह से कंपनी शेयर इशू करती है, पहला कैश में और दूसरा अदर देन कैश, यानी फॉर कंसाइडरेशन। द इशू ऑफ शेयर पहले करती है अपना प्रोस्पेक्टस इशू, जिसमें इनविटेशन होता है, कंपनी अपना इनविटेशन करती है फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। फिर एप्लीकेशन मनी रिसीव करती है, 25% नीचे मैक्सिमम है ना। उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ शेयर, फिर उन्हें कंपनी अलॉट करती है शेयर। फिर जैसे कि हम कुछ बयाना लेते हैं ना, कभी ज़मीन आपने परचेज करते हैं तो कुछ बयान लेते हैं कि हमें कुछ बयाना लेके जाओ, वो बयाना दे के जाओ, जिससे ये आप ज़मीन आपके नाम ही रहेगी। अगर आप पेमेंट करने नहीं आए तो कोई बात नहीं, पैसा तो रहेगा ही। तो ये वही एप्लीकेशन बनी होती है। फिर उसके बाद उन्हें शेयर अलॉट किए जाते हैं, जब कुछ पेमेंट आएगी फिर उन्हें शेयर अलॉट किए जाते हैं, फिर उसके बाद फर्दर कॉल में पैसा मंगाया जाता है। तो ये प्रोसेस होता है। अब इसे देख लेते हैं कि ये जर्नल, ये कंपनी कैसे एंट्री करती है फॉर दी शेयर्स। तो ये पहली एंट्री की जाती है फॉर इशूइंग शेयर। तो बैंक टू, ये एप्लीकेशन मनी के लिए है, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो स्टार्ट कहाँ से होती है? जब हमारे पास पैसा आता है शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन के रूप में, यानी कि वो बयाना आता है कि हमारे नाम से शेयर आप अलॉट कर दीजिए, हम पैसा, हम आपके पास अपना कंपनी में पैसा भेजेंगे और हम तैयार हैं कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए। फिर इस पैसे को शेयर एप्लीकेशन से कन्वर्ट किया जाता है टू शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल में, और फिर उसे कन्वर्ट किया जाता है उससे अलॉटमेंट में। फिर यहाँ से सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर उसके बाद फिर अलॉटमेंट करने के बाद उस पैसे को अलॉट किया जाता है, यानी कि शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। फिर बाकी के जो अमाउंट हैं उसे फर्दर कॉल्ड अप किया जाता है। ये अदर देन कैश है, जैसे कि हमने प्लांट मशीनरी है ना खरीदी, लैंड खरीदी, गुडविल खरीदी। अब इन दो में से एक चीज आएगी, या तो गुडविल आएगी या कैपिटल रिजर्व आएगी।
ये तो बात की बात है। पहले आप समझिए कि हमने किसी डीलर से हमने प्लांट खरीदा, स्टॉक खरीदा और लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, और वो हमने उससे कुछ अमाउंट का क्रेडिटर बनाया और बाकी का अमाउंट जो निकला वो बना हमारा अमन लिमिटेड। अमन लिमिटेड कौन है? जिसे हमने शेयर कैपिटल बना दिया है। हमने कहा हमारे पास पैसा नहीं है, चलो कोई बात नहीं, तो हमारे कंपनी का पार्टनर बन जाओ। तो हमने उसे कुछ शेयर ऑफर कर दिए। तो अमन लिमिटेड को सेकेंड एंट्री बनाई, अमन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जिससे हमने यहाँ पर डायरेक्टली से, क्योंकि पैसा तो हमारे पास है ही उसका उधार, तो हमने उसे सीधा शेयर इशू कर दिए। उसके बाद आता है ओवर सब्सक्रिप्शन। जब अमाउंट हम, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने 200 शेयर इशू किए पर आए उसमें से 180 ही वापस, पर अगर 220 आते तो, ये 240 आते तो उसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। द कंपनी कैन नॉट अलॉट मोर शेयर्स देन इट हैज ऑफर फॉर ए पब्लिक सब्सक्रिप्शन। अब हमने किए तो थे इशू 200, पर आए हैं 220, अब हम ज़्यादा अमाउंट तो रख नहीं सकते। पहला होता है या तो हम रिजेक्ट कर दें, वो बैंक के थ्रू उनके पैसे वापस भेज दिए जाए, ठीक। और जो बाकी का जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट बचता है उन्हें फर्दर आगे कॉल में एडजस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, और मुझे लगता है कि आपको पसंद भी आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे और आपकी मदद करे ये समझने में कि कंपनी कैसे काम करती है, कैसे शेयर कैपिटल डिवाइड की जाती है और कैसे इशू की जाती है, अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर 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 लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।